हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद मी डॉक्टर दीपक। और हम पढ़ रहे हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में लास्ट टाइम हमने पढ़े थे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टुडे फॉर यू इज द सेल साइज। अब सेल जो है बेटा, साइज और शेप्स अलग अलग हो सकती हैं सेल की। सेल का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है, विच वी विल बी स्टडिंग आफ्टर दिस। एंड सेल का जो साइज है वो छोटे से mm से लेके एंड इट कैन बी अप टू फ्यू मीटर्स इन लेंथ, ठीक है। और जो सेल की शेप है, सेल की शेप राउंड हो सकती है और बहुत सारी शेप्स हैं सेल की, जो कि हम डिटेल में बात करेंगे। अब बेटा सेल का जो अगर साइज हम बात करें, जनरली जो सेल है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। हम पहले बात कर चुके हैं कि विदाउट माइक्रोस्कोप इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सेल को देख पाए, बट देयर आर फ्यू सेल्स जिनका सेल साइज बहुत बड़ा होता है और वो हम देख भी सकते हैं। सेल्स आर यूजुअली स्मॉल इन साइज, ठीक है। तो सेल्स जो है हमारे स्मॉल होते हैं साइज में, ठीक है। दे आर स्मॉल इन साइज, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो सेल को देखने के लिए हमको चाहिए माइक्रोस्कोप। देयर आर टू मेन रीजंस बिकॉज सेल इज स्मॉल इन साइज। वो कह रहे हैं कि क्यों सेल इतना छोटा है, इसके भी कुछ साइंटिफिक रीजंस होने चाहिए, अदरवाइज भगवान चाहता तो सेल को बहुत बड़ा बड़ा बना देता। सो व्हाई सेल इज सो स्मॉल इन साइज, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है कि सेल को फंक्शन करने के लिए स्मॉल साइज जो है वो क्विकली और रैपिड कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। छोटा, हम कहते हैं ना मोटा आदमी बहुत स्लो चलेगा, छोटा जो होगा वो फुदक के इधर उधर उधर कूद कूद के छलांग लगाता रहेगा, ठीक है। सो जो छोटा है दैट इज मोर एक्टिव, ठीक है। सो इट रिजल्ट्स इन क्विक एंड रैपिड कम्युनिकेशन। अगर सेल को आपस में कम्युनिकेट करना है तो छोटा साइज जो है वो फटाफट कम्युनिकेशन कर सकता है। एंड ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स, ठीक है। सपोज दिस इज अ सेल, एक चीज यहाँ पड़ी है और उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। सो अगर ये छोटा होगा तो चलेगा 1 मिनट में, बट इफ दिस सेल इज बिगर इन साइज, और कोई चीज यहाँ है और यहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है, सो इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो सेल को एफिशिएंटली या बहुत फास्ट और रैपिड कम्युनिकेशन के लिए छोटा साइज अच्छा होता है। जो दूसरा उन्होंने बोला है, स्मॉल साइज प्रेजेंट्स लार्जर सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज इन्होंने बताई है कि अगर साइज स्मॉल होगा तो जो हमारा सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड कि सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम का रेशियो होता क्या है, ठीक है। आपके घर में क्यूब है, सबके घर में, ठीक है, जो हम वो प्ले करते हैं, वी हैव टू मैच द सेम कलर्स ऑन सेम साइड। उसके एग्जांपल से हम इसको पढ़ेंगे। बट अब ये कह रहे हैं एक क्यूब को इमेजिन कीजिए, जो हम बात कर चुके हैं कि वैसे जो है वो क्यूब हमारा है 30 माइक्रोमीटर इधर है और 30 माइक्रोमीटर इधर है, फाइन। तो 30 इंटू 30 माइक्रोमीटर है एक साइड। टोटल कितनी साइड्स हो गई क्यूब की? 1 इज दिस, 1 नीचे, 2 3 4 5 6। सो टोटल वी हैव 6 साइड्स। इस क्यूब की टोटल कितनी साइड्स हैं? वी हैव 6 साइड्स। तो अगर इसका सरफेस एरिया हम निकालेंगे, तो हम निकालेंगे 30 इंटू 30 एक साइड का हो गया और 6 साइड्स के लिए इंटू 6, ठीक है। सो अगर मैं बोलती हूं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो क्यूब आप खेलने के लिए यूज करते हो, तो उसका आ गया हमारा 30 इंटू 30, तो हो गया हमारा 1 साइड का लेंथ इंटू ब्रेड। और अगर हम बात करते हैं 6 साइड्स हैं तो 30 इंटू 30 इंटू 6 हो गया ये हमारा, ठीक है। विच इज लाइक जो भी इसका अगर हम बात करते हैं तो 30 इंटू 30 इंटू 6 जो है ये हमारा हो गया सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, विच इज 5400 माइक्रोमीटर का इट शुड बी, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, अब इस क्यूब को कह रहे हैं 27 इक्वल स्मॉलर पार्ट्स में काट दो, ठीक है। इट मींस जो आपका जो क्यूब्स है उसके जो छोटे टुकड़े होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 की 3 रोज हो गई,
9 into 3, ठीक है, तो 27 छोटे क्यूब्स में हमने उसको काट दिया, ठीक है। सो अब अगर इसके एक की मैं बात करूं तो ये हमारी आ गई 10, इसकी भी आ गई 10 10। एक क्यूब की अगर मैं साइड की बात करूं तो वो हो गया 10 माइक्रोमीटर। तो 10 माइक्रोमीटर इंटू 10 माइक्रोमीटर जो हो गया हमारा एक का हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दीज अगर 27 छोटे क्यूब्स की मैं बात करती हूँ तो वो हमारा होता है, ये तो हो गया ऑफ 1 क्यूब जो बड़ा क्यूब है। अगर सरफेस एरिया हम बात कर रहे हैं ऑफ स्मॉल क्यूब, अगर सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब की मैं बात कर रही हूँ तो दैट इज 10 इंटू 10 इंटू 6, ठीक है। 10 इंटू 10 इंटू 6 तो हो गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ 1 स्मॉल क्यूब, और हमने इसको 27 में डिवाइड किया था। तो अगर 27 स्मॉल क्यूब्स का सरफेस एरिया निकालेंगे तो दैट विल बी 10 इंटू 6 इंटू 27, बिकॉज 27 क्यूब्स में हमने उसको डिवाइड किया है, विच कम्स आउट टू बी 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो अब आप एक चीज देखिए कि 5400 तो था हमारा सरफेस एरिया सिर्फ एक प्लेन क्यूब का। अगर उसी क्यूब को, सेम क्यूब को हमने डिवाइड किया अगर 27 क्यूब्स में, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया इतना ज्यादा, 16,000 के अराउंड हमारा जो है वो सरफेस एरिया आ गया है। सो अगर स्मॉल साइज के सेल्स होंगे तो उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने ये दिया है कि अगर एक बड़ा क्यूब है वो 30 माइक्रोमीटर का है और 30 इधर है, सो उसका आ गया हमारा 5400। बट अगर इसी को हमने 27 अगर क्यूब में डिवाइड कर दिया तो उसका आ जाता है 16,200। तो इसलिए हमारे सेल्स जो हैं वो छोटे होते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा हो सके। अब सरफेस एरिया से सेल को क्या करना है, सेल को कोई सामान बाहर पहुंचाना है, सरफेस से अंदर लाना है, सरफेस से, सारा जो सेल का काम है वो सरफेस एरिया से होना है। तो सरफेस ज्यादा होगा जितना, उतना ज्यादा हमको फायदा होगा। दैट्स व्हाई सेल आर स्मॉलर इन साइज, ठीक है। दिस यू हैव टू रिमेम्बर बेटा कि विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, यू हैव टू रिमेम्बर द स्मॉलेस्ट, द लार्जेस्ट, द लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है हमारा माइकोप्लाज्मा, बस इतना याद करना है। द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, ठीक है। द लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है बेटा, लार्जेस्ट सेल हमारा होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है बेटा, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है विच इज जस्ट अ सेल, वो बहुत बड़ा होता है, अराउंड 15 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट होता है सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा। लंबा सेल कौन सा होता है, नर्व सेल, विच इज 3 मीटर्स के अराउंड का होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं जिराफ में, और अगर ह्यूमन में भी हम बात कर रहे हैं, अगर ह्यूमन में बात करें तो सबसे छोटा है स्पर्मेटोजोआ और सबसे लार्जेस्ट जो है ओवम, ठीक है, और लॉन्गेस्ट है नर्व सेल। अगर नॉर्मल हम ओवरऑल बात करें तो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट, ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट एंड नर्व सेल ऑफ जिराफ इज द लॉन्गेस्ट, ठीक है। बट अगर ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो स्पर्मेटोजोवन इज द स्मॉलेस्ट, ओवम और एग इज द लार्जेस्ट एंड न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट, ठीक है। सो यू हैव टू राइट ऑल दिस इन योर फेयर नोटबुक, ठीक है। सिर्फ आपने सेल साइज में ये लिखना है, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर राइट ऑल दिस, आपको सिर्फ ये समझना है इससे, ठीक है। यू डोंट नीड टू राइट ऑल दिस इन योर नोटबुक। अब लार्जर सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो अगर होगा तो क्या होगा, हमने बात की अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा सब्सटेंस का। अगर सेल है, सेल का डिफ्यूजन कहाँ कहाँ से हो सकता है, चारों सरफेसेस से हो सकता है। बट अगर ये ज्यादा होंगे, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा हो जाएगा डिफ्यूजन। अगर डैमेज हो गया, अगर बड़े सेल का डैमेज हो जाए तो बड़ी मुश्किल से रिपेयर होगा, छोटे से सेल का छोटा सा डैमेज हो गया तो जल्दी रिपेयर हो जाएगा। इजी पैसेज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द सेल। अब किसी न्यूट्रिएंट को अंदर घुसना है सेल में, तो किसी भी चीज को अगर सेल के अंदर घुसना है तो वो कैसे घुस पाएगी, वो भी सरफेस एरिया के थ्रू ही घुस पाएगी। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उतना ही ज्यादा इजी रहेगा किसी भी चीज को सेल के अंदर एंटर करने के लिए। कन्वीनियंट एग्जिट, बाहर भी किसी को निकलना है तो वो भी उसी से इजीली निकल पाएगा बाहर, ठीक है। और इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, या सेल के अंदर कोई चीज जाना है या फिर कोई वेस्ट मटेरियल सेल से बाहर निकलना है
या गैसेस का डिफ्यूजन होना है, वो सब होना है सेल के सरफेस से, तो इसलिए हमको सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए। दैट्स वाई जो सेल हैं वो ज्यादातर दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। फाइन, all this you don't need to write in your notebook, you just need to have an idea कि how and why cells are so small in size। जो नेक्स्ट हम बात करें बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ द सेल। अब सेल की शेप बहुत सारी टाइप्स की हो सकती हैं, वी विल बी रिमेम्बरिंग द फ्यू शेप्स एंड उनके एग्जाम्पल्स, बट सेल की शेप कुछ भी हो, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सबका सेम होता है, दे वेरी सिग्निफिकेंटली। ठीक है, शेप ऑफ द सेल उस पर डिपेंड करती है कि उसको काम क्या करना है। अगर किसी सेल को ज्यादा जो भी काम करना है उसी शेप के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो कि सेल को क्या फंक्शन परफॉर्म करना है उसके हिसाब से उसकी शेप होगी। अगर रेड ब्लड सेल की मैं बात करती हूँ, आरबीसी, वो होती है बाय कॉन्केव। बाय मतलब डबल, कॉन्केव होता है हमारा, अगर हम बात करते हैं तो ये तो होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, और ये होता है हमारा कॉनकेव। ठीक है, जो बाहर निकला होता है वो होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, और जो हमारा अंदर की तरफ घुसा होता है उसको हम बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है, तो बाय कॉनकेव का मतलब होता है हमारा यहाँ से भी कॉनकेव और इस साइड से भी कॉनकेव, ये होता है हमारा बाय कॉनकेव। तो बाय कॉनकेव कौन होता है? हमारी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो होती है हमारी बाय कॉनकेव। ठीक है, क्योंकि उससे हमारा सरफेस एरिया बढ़ रहा है और ज्यादा जल्दी जल्दी गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है। उसके बाद आ गया हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, हमने रेड ब्लड सेल की बात करी, दिया बाय कॉनकेव इन शेप। व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं हमारे, इनकी कोई शेप नहीं होती, दे आर जस्ट इररेगुलर इन शेप। इट कैन बी लाइक दिस समवेयर, देन इट कैन बी लाइक दिस, तो दे आर जस्ट इररेगुलर इन शेप, बदलते भी रहते हैं एंड दे चेंज देयर शेप्स। ठीक है, सो इससे क्या होता है बेटा, इट हेल्प्स देम टू स्क्वीज आउट थ्रू द नैरो कैपिलरी वॉल्स। मान लीजिए कि इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बट जो रास्ता है वो बहुत पतला है, तो वो अपनी शेप बदल के और बीच से रास्ता निकाल के जा सकते हैं। इसीलिए डब्ल्यूबीसी जो होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स की जो शेप होती है वो होती है इरेगुलर, और जो रेड ब्लड सेल्स को जो है उनको डिफ्यूजन का काम करना है, उनका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, उनकी शेप जो होती है बाय कॉनकेव। ठीक है, उसके बाद जो नर्व सेल्स है बेटा, हमारी नर्व्स के जो सेल है वो होते हैं लॉन्ग। हमने बात की ना, जो लॉन्गेस्ट सेल है वो नर्व सेल होता है। ठीक है, सो दे आर लॉन्ग एंड ब्रांच टू फैसिलिटेट द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस करने के लिए इनको लंबा होना पड़ता है। ठीक है, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो हमारा नर्व सेल होता है बेटा वो ऐसा होता है शेप में। ठीक है, दे आर ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। ठीक है, सो लॉन्ग एंड ब्रांच नर्व सेल होते हैं हमारे, ताकि अब सपोज यहाँ से इस नर्व ने बोला यार शोल्डर ऐसे उठाओ, अब यहाँ तक जाना है इसको, बट अगर वो जल्दी से इम्पल्स भेजना तो इट हैज टू बी लॉन्ग, फटाफट एकदम से एक्शन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मसल सेल। अब मसल सेल होते हैं इलोंगेटेड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, अगर हम ऐसे उठा रहे हैं तो मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल होना जरूरी है उनका, तभी हम अपनी कोई भी बॉडी की मूवमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो उनमें जो खाना जो ऊपर तक पहुंचना है, पानी पहुंचना है, रूट से लेके मिनरल्स तक पानी ऊपर पहुंचने हैं, तो वो जो है हमारे सेल होते हैं इलोंगेटेड, लंबे और ट्यूब्यूलर, ट्यूब जैसे होते हैं। ठीक है, एक जैसे ट्यूब नहीं होती है कि एक पाइप से पानी जो है हमने ऊपर पहुंचा दिया, तो ऐसे ही रूट से ऊपर तक जो पानी पहुंचता है, ट्यूब की तरह सेल्स होते हैं वो। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा, ये हमने जो बेसिक सेल की शेप्स बात करी बेटा, दिस व्हाट ऑल यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। अभी बता रही हूँ मैं कि नंबर 1 दैट आरबीसीज आर बाइकॉन्केव, नंबर 2 यू हैव टू राइट दैट डब्ल्यूबीसीज आर इररेगुलर इन शेप। ठीक है, नंबर 3 दैट यू हैव टू राइट इज दैट नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। ठीक है, जो फोर्थ आपने लिखना है वो लिखना है मसल सेल्स आर इलोंगेटेड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल। जो फिफ्थ लिखना है आपने, प्लांट सेल दे आर इलोंगेटेड एंड ट्यूबुलर। ठीक है, ऑल दिस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ये 5 रखने हैं आपने एग्जाम्पल। अब जो आगे हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, अभी तक तो हमने एनिमल सेल की बात की, ह्यूमंस में किसी एग्जाम्पल की बात की रैंडमली। अब जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं हमारे, वो बहुत छोटे होते हैं
और बेसिकली उनकी बहुत सारी शेप्स होती हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट शेप होती है वो होती है कोकस। जो कोकस होती है वो होती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट शेप। उसके बाद आता है बेसिलस, ठीक है, रोड या फिर बेसिलस, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू ऑन द नेक्स्ट, लेट मी सी हियर, ठीक है। सो अब बैक्टीरियल सेल्स की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने ह्यूमन सेल्स की बात कर ली है और प्लांट सेल्स की। अब बैक्टीरियल सेल्स में सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कोकस। कोकस का मतलब होता है राउंड, ठीक है, राउंड होते हैं या फिर स्फेरिकल होंगे, ठीक है। तो राउंड या स्फेरिकल जो भी शेप होंगी वो होगी हमारी कोकस। एक होगा तो हम बोलते हैं कोकस, और अगर ज्यादा हो जाते हैं, एक से ज्यादा अगर हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं कोकाई, ठीक है। सो कोकाई होते हैं एक से ज्यादा, और सिंगुलर की हम बात करें तो कोकस। जो दूसरी शेप इंपॉर्टेंट होती है बैक्टीरिया की वो होती है रोड या फिर बेसिलस। बेसिलस जो होते हैं हमारे रोड शेप होते हैं, ऐसे जैसे रोड नहीं होती है, पतले और लंबे, ठीक है। तो बेसिलाई हो गया एक से ज्यादा होंगे तो, और बेसिलस होगा अगर एक होगा तो, ठीक है। सो नाउ वी हैव कोकस, बेसिलस। जो थर्ड शेप है वो है स्पाइरल शेप। अब स्पाइरल शेप भी अलग अलग तरीके की हो सकती है। दे कैन बी कोमा शेप्ड, अगर विब्रियो तो कोमा शेप्ड होंगे। स्पाइरलम होंगे जो कि बैक्टीरिया विद थिक एंड रिजिड स्पाइरल वॉल, आगे हम देखेंगे इनका डायग्राम। और स्पाइरोकीट होंगे जो कि थिन एंड फ्लेक्सिबल स्पाइरल्स होंगे। तो स्पाइरल बैक्टीरिया ही 3 टाइप की शेप में हमको मिल सकते हैं। जो आपका टेबल नेक्स्ट दिया हुआ है उस टेबल में हम वी विल अंडरस्टैंड द शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया। दिस इज बेसिकली जो आपका आरबीसी हमने बात करी कि विच इज बाइकॉनकेव। अभी आपको एक साइड दिखा रखी है तो ये ऐसी है, और दूसरी साइड से भी वो ऐसे ही है, ठीक है। सो दैट इज बाइकॉनकेव। न्यूरॉन दिखा रखा है जो हमने बात करी नर्व सेल की, ये लंबा होता है, इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड। मसल सेल की हमने बात करी, लंबे होते हैं, इलोंगेटेड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, ठीक है। वो जैसे एग्जाम्पल जो आपको दिए हुए हैं उन्हीं के डायग्राम्स दिए हुए हैं। नाउ दिस फिगर, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस फिगर जो आपको वेरियस शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल्स की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरियल सेल्स हियर, है ना। बैक्टीरियल सेल्स को शेप के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट शेप जो होती है वो होती है कोकाई, और अगर मैं एक की बात करूंगी तो कोकस। कोकस इज 1, ठीक है। अगर ये 2 कोकस आपस में लग जाएंगे तो डिप्लो, मतलब 2 डिप्लो कोकाई, 2 कोकस साइड बाय साइड अरेंज्ड है। अगर 4 कोकस अरेंज है तो उसको मैं बोलूंगी टेट्राड, इट हैज 4। अगर 4 के पीछे और 4 आ जाते हैं बेटा, 4 आगे और 4 पीछे आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सार्सिना। तो वी हैव 8 सेल्स इन सार्सिना। इसी का बेटा अगर वो चेन में अरेंज है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्ट मतलब एक चेन में अरेंज है कोकस, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इन अ चेन, ठीक है, एक चेन में अरेंज है तो हम उनको बोल देते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर वो ग्रुप में, स्टैफ, स्टैफ मतलब ग्रुप या क्लस्टर, जैसे अंगूर का क्लस्टर नहीं होता है, ग्रुप होता है। आप ग्रेप्स खाते हैं, ग्रेप्स का जैसे ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं स्टैफ। तो अगर स्टेफाइलोकोकाई की बात है तो वो है हमारा ग्रुप, ठीक है। सो कोकाई की अगर हम बात करें, 1 है कोकस, 2 है डिप्लोकोकाई, 4 है टेट्राड, 2 टेट्राड है सार्सिना, चेन में है स्ट्रेप्टोकोकाई, और ग्रुप में है तो स्टेफाइलोकोकाई। सिमिलरली हम बेसिलाई की बात करेंगे, बेसिलस है रोड शेप्ड, ठीक है। अब 2 है तो डिप्लोकोकाई, डिप्लोबेसिलाई, और अगर चेन में अरेंज है तो स्ट्रेप्टोबेसिलाई, ठीक है। और अगर वैसे अगर पैरेलली अरेंज है तो पैलिसेड्स, ठीक है। अब बेटा एक है कोकोबेसिलाई। कोकोबेसिलाई है कि ना तो राउंड है और ना ही रोड शेप्ड है, ठीक है। कोको होता तो राउंड होता, बेसिलस होता तो रोड शेप्ड होता। तो ना तो राउंड है और ना रोड शेप्ड है, कुछ बीच का स्ट्रक्चर है, इसको हमने बोल दिया कोकोबेसिलस, ठीक है। सो नाउ वी आर डन विद कोकाई, बेसिलाई। जो ज्यादातर अपने मेजर बैक्टीरिया है बेटा, दे फॉल इन दीज 2 कैटेगरी ओनली। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है हमारी कोकाई, ठीक है। अब जो बच गए अदर्स, अदर्स में जनरली हम स्पाइरलम की बात करेंगे, ठीक है। स्पाइरुला है, ठीक है हमारी, उसके बाद कोरिनी बैक्टीरियम है, फिर विब्रियो है बेटा, दीज आर कोमा शेप्ड, ऐसे शेप है हमारी कोमा शेप। स्पाइरोकीट है बेटा, स्पाइरोकीट होती है हमारी, जैसे रिबन नहीं होता,
ऐसे पतला सा और फ्लेक्सिबल सा, तो वी हैव स्पाइरोकीट। तो इम्पोर्टेंट जो है, इम्पोर्टेंट है कोकाई एंड बेसिलाई, एंड दीज आर द अदर शेप्स जो आपको यू जस्ट हैव टू हैव एन आइडिया अबाउट देम, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस इन योर फेयर नोटबुक. This figure you are going to make in your fair notebook. Fine. So we have now talked about the cell size and the cell shape. आगे जो हमने बात करनी है सेल के स्ट्रक्चर की, द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल. आई टोल्ड यू वन थिंग, कोई भी शेप है, साइज है सेल का, इट डजंट मैटर, जो स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है ऑलमोस्ट, ठीक है. ऑल्दो लिविंग सेल्स शो वाइड वेरिएशन इन द पैरामीटर, वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी वेरिएशन है साइज में और शेप में, बट जो स्ट्रक्चर वैसे है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, ठीक है. उनमें क्या होता है, अब एक सेल जो है इट विल बी बाउंड बाय मेम्ब्रेन्स. कोई भी सेल है उसके चारों तरफ होगी हमारी मेम्ब्रेन, ठीक है. अगर एनिमल सेल है, एनिमल सेल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर एनिमल सेल है तो एक मेम्ब्रेन होगी बाहर, उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. बट इफ वी हैव अ प्लांट सेल, इफ वी हैव अ प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में एक सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और होगी जिसको हम बोलेंगे सेल वॉल. फाइन. सो नाउ इफ इट इज एन एनिमल सेल तो हमारी होगी एक सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट अगर प्लांट सेल है तो देयर इज अनदर मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं सेल वॉल. तो प्लांट सेल में सेल वॉल भी होगी और सेल मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है. सो एक हमने बेसिक जो बात करी कि एक तो मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर सेल होगा. अब सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है. जो भी हमारा अंदर है, ये हमारा सेल है सपोज, इसके अंदर जो भी कुछ है ऑल दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. एनीथिंग जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, एक तो न्यूक्लियस होगा, सेल के अंदर जो है ये है न्यूक्लियस सपोज, ठीक है, और ये है हमारा साइटोप्लाज्म जो बच गया. सो प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या आ गया, एक तो साइटोप्लाज्म आ गया और एक न्यूक्लियस आ गया. सो इट हैज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. अब न्यूक्लियस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो हमारा ब्रेन जो है सेल का वो न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस ही सब कुछ डिसाइड करेगा कि सेल का आगे सेल को क्या फंक्शन करना है, कैसे करना है. सो न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इट कंट्रोल्स, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल करता है और सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, ठीक है. साइटोप्लाज्म जो है हमारा, ये जो साइटोप्लाज्म है ये जेली जैसा सब्सटेंस हमारा यहाँ पे भरा हुआ है, इसको हमने बोल दिया साइटोप्लाज्म. अब इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं इनको हम, जिनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. बहुत सारे टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं हमारे सेल के अंदर और वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, ठीक है. सो नाउ वी हैव अ मेम्ब्रेन, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है. सो सेल ऑर्गेनेल्स आर फ्लोटिंग, तैर रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है. दीज सेल ऑर्गेनेल्स छोटे छोटे होते हैं हमारे और अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हर सेल ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर है और फंक्शन है जो कि हम हर सेल ऑर्गेनेल के साथ ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है. द सेल ऑर्गेनेल्स हैव द सेम स्टेटस इन द सेल एंड ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. कोई बात नहीं. इन एडिशन टू द सेल ऑर्गेनेल्स मैनी नॉन लिविंग मटेरियल्स, कुछ थोड़े बहुत जो हमारे साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कुछ नॉन लिविंग मटेरियल भी कहीं कहीं गिरा होता है, ठीक है. इनके अंदर भी कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, इनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन. साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन क्या है, कोई भी नॉन लिविंग मटेरियल जो इधर उधर पड़ा है, कुछ स्टोरेज की फॉर्म में पड़ा है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स. एक बेसिक आउटव्यू अगर हम लेते हैं बेटा सेल का, लेट मी की ड्रॉ अ सेल विद यू. एक ये सेल है बेटा, सो इट हैज अ मेम्ब्रेन, ये हो गई हमारी मेम्ब्रेन, ठीक है. उसके बाद अंदर का हो गया सारा प्रोटोप्लाज्म, ये सब अंदर जो हो गया ये हो गया हमारा प्रोटोप्लाज्म. अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर हो गया बेटा न्यूक्लियस, ठीक है. न्यूक्लियस के अलावा जो बच गया हो गया वो साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर हो गया हमारे सेल ऑर्गेनेल्स एंड
अगर नॉन लिविंग है तो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव एन बेसिक आइडिया ऑफ सेल नाउ, कि सेल कैसा होता होगा। सारे सेल्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है, जिसको हमने स्टडी किया है अभी। अगर किसी सेल का डिफरेंट है या सेल ऑर्गेनेल्स की जो डिटेल्स हैं, दैट वी विल बी डूइंग इन द वीडियोज अहेड इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। टिल देन आप लोगों को ये वीडियो करनी है, दिस यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली एंड कीप स्माइलिंग।